हेलो यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट्स, माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज हमारी की कॉन्सेप्ट सीरीज दैट इज पावर्ड बाय सक्सेस ट्री लेक्चर नंबर 18 पे हम बात करेंगे अबाउट अ सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट और अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट विच वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंजरी। अगर किसी तरह की उसे इंजरी हो जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द जॉब इटसेल्फ या काम के समय या काम पर उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे कुछ कंपनसेशन दिया जाता है। इस कंपनसेशन को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट बना उसका नाम अब है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, बट 2010 से पहले इसका नाम हुआ करता था वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट। नाउ इस एक्ट में कई सारे प्रोविजंस है, कैलकुलेशंस है विद रिस्पेक्ट टू वर्कर्स को कितना कंपनसेशन बनेगा। तो आज हमारी की कॉन्सेप्ट सीरीज में हम उन की कॉन्सेप्ट से बात करेंगे जो इस एक्ट में दिए गए हैं और जो आपके ईपीएफओ के एग्जामिनेशन में, चाहे वो ईओ एओ का एग्जामिनेशन हो या फिर एपीएफसी का एग्जामिनेशन हो, दोनों में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हमारा जो फोकस एरिया रहेगा कॉन्सेप्ट्स पर वो है जनरल प्रिंसिपल्स। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो इस एक्ट को अप्लाई करने से पहले हम ध्यान में रखते हैं या फिर लीगल टर्म्स में इसे ध्यान में रखा जाता है। देन लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के ऊपर किस तरह की लायबिलिटी आती है कंपनसेशन के लिए, उस पर हम बात करेंगे। एंड देन हम बात करेंगे डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी कई तरह की होती है, हम देखेंगे कौन कौन सी टाइप की डिसेबिलिटी है और उससे वर्कर्स की जो अर्निंग कैपेसिटी है उस पर क्या इंपैक्ट आता है, उस पर हम बात करेंगे। देन कैलकुलेशन की बात करेंगे फाइनली कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो ये सारा आज का की कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जिसे हम कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स की। देखो इसमें तीन चीजें खासकर ध्यान देने वाली है। पहली बात, हम क्योंकि बात कर रहे हैं कंपनसेशन की जो कि वर्क रिलेटेड है, मतलब आपकी जॉब प्रोफाइल की वजह से या नेचर ऑफ जॉब की वजह से आपकी बॉडी के साथ या मेंटल हेल्थ के साथ भी कुछ रिस्क जुड़ा रहता है कि उसे इंजरी हो सकती है या फिर अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे में उसे कंपनसेशन बनता है। अब ये कंपनसेशन देने से पहले कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो इस एक्ट पे अप्लाई किए जाते हैं। वो है कि आपका जो डिसेबिलिटी है या जो इंजरी आपको हुई है वो आपका उसका किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन होना चाहिए, चाहे वो कैजुअल कनेक्शन हो, चाहे वो एक कैजुअल कनेक्शन हो बिटवीन द इंजरी एंड द वर्क डन। ठीक है, जो आपको इंजरी हुई है या एक्सीडेंट हुआ है वो आपके काम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि वर्कर किसी वेल्डिंग शॉप पे काम कर रहा है या फिर मान लेते हैं किसी इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहा है, हैवी मशीन को ऑपरेट कर रहा है, इन दैट प्रोसेस उसकी फिंगर्स कट जाती हैं या ऐसी कोई इंजरी उसको हो जाती है, तो दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द मशीन इटसेल्फ। ठीक है, बट अगर किसी भी और तरह की, फॉर एग्जांपल इट माइट बी अ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू हार्ट की एलिमेंट हो सकती है, बट उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है विद द नेचर ऑफ जॉब यू आर डूइंग। ठीक है, जहां तक हम इस पर्टिकुलर वर्कर की बात करें जो आपका वेल्डिंग शॉप में काम कर रहा है, सो उसका डायरेक्टली हार्ट की डिजीज से एसोसिएशन नहीं है। हाँ, डेफिनेटली द वर्क रिलेटेड स्ट्रेस मे बी एन इशू, बट उसे हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। तो कैजुअल कनेक्शन जरूर होना चाहिए बिटवीन द टू थिंग्स। फॉर एग्जांपल अगर सीमेंट फैक्ट्री में कोई वर्कर काम करता है तो एस्बेस्टॉस का जो एक्सपोजर है काफ़ी ज़्यादा रहता है उसके लंग्स के, उसके नोज के थ्रू उसके लंग्स में जाने का, जिसकी वजह से कई सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर एंड ऐसी तरह की कई सारी और डिजीजेज जो एस्बेस्टॉस से जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं। नाउ एक कैजुअल कनेक्शन जरूरी है यहाँ पर। नाउ दूसरी बात आती है रिगार्डिंग की ओनर्स, मतलब ये स्टैब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये वर्क रिलेटेड इंजरी है या वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट से हुआ या वर्क नेचर ऑफ जॉब की वजह से उसे ये इंजरी या डिजीज भी, ठीक है, इसमें डिजीज भी हम कवर अप करते हैं कि वो ओनर्स किसके ऊपर आता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके आती है। ये वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ये स्टैब्लिश करना पड़ता है कि ये वर्क रिलेटेड है। ऑफ कोर्स देयर इज अ गुड लिस्ट, देयर इज अ शेड्यूल स्पेसिफिकली डीलिंग विद दिस, जहां पे ऑलरेडी कई सारी वर्क रिलेटेड डिजीज जो है ऑलरेडी मेंशन की गई हैं, तो वहां पे स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज इन द शेड्यूल इटसेल्फ। नाउ इसके बाद थर्ड थिंग, दैट इज not necessary that the workman must be actually working at the time of that injury or the accident, ठीक है, या फिर डेथ। नाउ ये सिचुएशन है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको एस्बेस्टॉस का एग्जांपल दिया, यू मे नॉट बी वर्किंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू वर एक्चुअली हैविंग द सिम्टम्स ऑफ दैट डिजीज और दैट प्रॉब्लम, बट वो बाद में आपको इफेक्ट करती है। ठीक है, ऐसे ही मे बी योर
एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू योर हेयरिंग कैपेसिटी, योर विजन कैपेसिटी एंड ऑल। सो आपको हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो इम्पैक्ट ना करे या ना दिखे, लेकिन बाद में आपको उसके सिम्टम्स या उसका इम्पैक्ट दिखे, तो वो भी आपका ज़रूरी नहीं है कि एक एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको वो इंजरी हो। तो ये है जनरल प्रिंसिपल जिसको हम अप्लाई करेंगे इस एक्ट पे भी, या कंपनसेशन देने के लिए इन जनरल प्रोविजंस को भी, जनरल प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयर कहां पर लायबल नहीं है, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी क्या रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द कंपनसेशन। नाउ सबसे पहली बात, एम्प्लॉयर के ऊपर तीन तरह की सिचुएशंस है जहां पर उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं आती है। पहली बात, अगर आपकी डिसेबिलिटी, मतलब आपकी वर्किंग कैपेसिटी, आपकी बॉडी जो है वो अगर डिसेबल हुई है किसी भी रीजन से, मतलब अभी आपकी काम करने की क्षमता नहीं है किसी भी रीजन से, अगर वो क्षमता सिर्फ 3 दिन या उससे कम के लिए गई है, तो एम्प्लॉयर को इस केस में कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब अगर वर्कर किसी भी तरह का इंसिडेंट या इंजरी उसे हुई है, लेकिन उस इंजरी की वजह से उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 3 दिन से कम है, अगर वो 3 दिन से कम के लिए ही डिसेबल हुआ है, तो इस केस में कंपनसेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी बात, अगर वो ड्रिंक या अल्कोहल या किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में है, नशे में है, तो भी एम्प्लॉयर को कंपनसेशन की जरूरत नहीं है। मतलब अगर कोई नशे में काम पर आया, मशीन ऑपरेट करते हुए कोई इंजरी हो गई, तो फिर अगर वो नशे की कंडीशन में था तो एम्प्लॉयर के ऊपर लायबिलिटी नहीं है टू गिव हिम एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन। हाँ, अदरवाइज अगर वो नशे में नहीं होता और फिर मशीन से कोई इंजरी होती तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देना पड़ता। बट क्योंकि ये इंजरी इस वजह से हुई बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर हिज बॉडी because of his influence of the alcohol or any kind of a intoxicant, so इस वजह से उसके साथ ये इंजरी हुई, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर को कोई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात इसमें आती है कि अगर एम्प्लॉयर को बोला गया था कि भाई आपको सेफ्टी, आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करना है, एक सेट प्रोटोकॉल है कि मशीन को ऑपरेट कैसे किया जाएगा, कौन से स्विच को कब ऑन करके कहाँ से आपको सेटिंग बनानी है, उसकी जो फैंसीज है उसके पास नहीं जाना है, अगर ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी और आपने इसको विलफुली डिसोबे कर दिया, आपको पता है कि अगर नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, तब भी आपने ऐसा किया, तो ऐसी विलफुल डिसोबीडियंस की सिचुएशन में भी द एम्प्लॉयर विल नॉट बी लायबल टू गिव यू एनी काइंड ऑफ अ कंपनसेशन। इसके बाद फोर्थ थिंग इज दैट इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 4 की बात करें तो विलफुल रिमूवल ऑफ और डिसरिगार्ड फॉर द सेफ्टी इक्विपमेंट, कि आपको बोला गया आप कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं तो आपका जो सर है वो हेलमेट से कवर रहना चाहिए। अगर आप ऐसे ही कोई हैवी टूल्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप किसी हैवी इलेक्ट्रिकल मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं, तो योर हैंड शुड बी कवर्ड विद ग्लव्स जो कि इंसुलेशन आपको प्रोवाइड करें। सो ये इस तरह के सेफ्टी गियर्स आपके पास रहते हैं, एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है और उसके बाद इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि आपको पहनने, लेकिन आपने फिर भी नहीं पहने और आपको पता है कि अगर आप नहीं पहनेंगे तो दिस पर्टिकुलर इंजरी कैन हैपन टू यू, सब भी आप नहीं कर रहे हैं, देन यू विल ऑल्सो then the employer will not be liable to give you any compensation। ठीक है, तो इस केस में भी क्योंकि आपने उस सेफ्टी इक्विपमेंट विलफुली रिमूव किया, इसलिए आपको कोई कंपनसेशन इस केस में भी नहीं मिलेगा, तो एम्प्लॉय विल नॉट बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ अ कंपनसेशन। तो एम्प्लॉयर की जो लायबिलिटी है ये लिमिट हो जाती है इन 4 कंडीशंस पे। तो इसके बाद आगे चलेंगे एंड बात करेंगे डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी को पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिसेबिलिटी से होता क्या है विद रिस्पेक्ट टू द अर्निंग कैपेसिटी। एक एम्प्लॉई पर इसका इम्पैक्ट होता है कि उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो पैसे कमाता है अपनी एम्प्लॉयमेंट से, वो या तो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब अगर मैं महीने के 20,000 रुपये कमा पा रहा था, मान लो मैं किसी फैक्ट्री में ड्राइवर की तरह काम कर रहा हूँ एंड मैं 20,000 रुपये महीने कमा पा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि अब मेरी कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उस ऑफिस की मैं बस चलाता हूँ, मैं ऑन रोल्स हूँ उस ऑफिस में, ठीक है, मतलब मैं उनके ऑन रोल एम्प्लॉयज़ में माना जाता हूँ और एज अ ड्राइवर मैं काम कर रहा हूँ, और जब मैं वर्कर्स को फैक्ट्री से वापस घर उनके छोड़ने गया, तो इन दैट रोड इटसेल्फ, ऑन दैट रोड इटसेल्फ मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर मेरे लेग्स जो है वो अब काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो मेरी लेग्स जो है वो अब
काम नहीं कर पा रही हैं, एंड सो मेरी ड्राइविंग कैपेसिटी जो है, मैं कार अब जो बस ड्राइव करने की कैपेसिटी मेरी नहीं रही, तो इसकी वजह से मेरी जो एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो मेरी अर्निंग कैपेसिटी है वो कम आएगी, बिकॉज मुझे अब वैसा काम नहीं मिल पाएगा जितना मैं एज अ ड्राइवर कमा पा रहा था। तो मुझे अब ऐसा काम मिलेगा जहाँ पे मैं मेरी कैपेसिटी रिड्यूस होने की वजह से जहाँ से मुझे कम कंपनसेशन मिले। ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये एम्प्लॉयर फिर भी इसे रखना चाह रहा है, तो उसने इसको एज अ कंडक्टर रख लिया। ठीक है, उठने बैठने की जरूरत नहीं है, बस साइड पे बैठना है, दैट इज टू सी दैट जस्ट टू टेक द अटेंडेंस, कि भाई वर्कर्स जो चढ़ रहे हैं बस से, जो उतर रहे हैं, उनके अटेंडेंस मार्क करते चले, बस इतना काम। तो ऐसे काम के लिए उसको 20,000 नहीं देके वो एम्प्लॉयर में भी उसको 15,000 या 12,000 ऑफर करे, या फिर कहीं और भी एम्प्लॉयमेंट करे, तो उसे कम रिड्यूस अर्निंग कैपेसिटी पर काम मिलेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दैट इज डिसेबिलिटी की वजह से उसकी अर्निंग कैपेसिटी पे रिडक्शन हुआ है। ठीक है, नाउ एम्प्लॉई की वर्क जो अर्निंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हुई है इस ड्राइवर वाली केस में। ना दूसरा लॉस ही हो गई है, मतलब उसकी टोटल डिसेबिलिटी की सिचुएशन, दैट इज नाउ ही इज टोटल ऑन द बेड रेस्ट। ठीक है, तो अब उसका एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो गई। नाउ ऐसी सिचुएशन में ही कैन नॉट मूव, सो इन दैट सिचुएशन तो उसकी टोटल जो अर्निंग कैपेसिटी वो चली जाएगी, वो कुछ नहीं कमा सकता आगे। तो ये है रिडक्शन इन द अर्निंग कैपेसिटी। तो दो तरह से इम्पैक्ट करती है, एक तो आपका रिडक्शन, और जो अभी मैंने एग्जांपल दिया जिसमें हम बात करें कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी होगी और परमानेंटली वो बेड रिडन हो गया है, तो दैट इज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। तो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया बेस्ड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी। नाउ सेकेंडली अब हम जो डिसेबिलिटी है उसको दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड करेंगे, अलग कैटेगरीज में। नाउ दिस कैटेगरी इज पार्शियल डिसेबिलिटी एंड टोटल डिसेबिलिटी। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें समझने की जरूरत इसलिए बिकॉज शेड्यूल 4 है इस एक्ट का, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट का, जो बात करता है अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द कंपनसेशन। तो पार्शियल डिसेबिलिटी और परमानेंट डिसेबिलिटी के फॉर्मूलेज हैं उसमें एक रेलिवेंट फैक्टर वर्ड होता है, उसको यूज करते हैं टू मेजर और टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, तो इसलिए हमें समझना जरूरी है इन विद रिस्पेक्ट टू आवर की कॉन्सेप्ट, जो आपको एग्जाम में भी आ सकता है। नाउ दैट इज पार्शियल डिसेबिलिटी की पहले बात करते हैं। नाउ पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब आपकी बॉडी में किसी तरह की इंजरी या एक्सीडेंट हुआ आपके साथ, उसकी वजह से पार्शियली आपकी बॉडी अब काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब पार्शियली भी दो तरह से काम नहीं कर पाएगी, एक तो हो सकता है कि वो टेम्परेली काम नहीं कर पा रही। ठीक है, टेम्परेली पार्शियल डिसेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ एम्प्लॉय जिसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, अब उसका हाथ जो है फ्रैक्चर्ड है, राइट हैंड अगर उसका डोमिनेटिंग हैंड है तो राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर जो है वो आपका 3 हफ्ते 4 हफ्ते रहता है, तो 4 हफ्ते के लिए उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो चली गई। ठीक है, और वो पार्शियली गई है बिकॉज 4 हफ्ते बाद वो काम करने लायक हो जाएगा। तो ये है आपकी टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी। पार्शियल मतलब एक हाथ ही उसका अब काम नहीं कर रहा है, सो दैट इज टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी। दूसरी है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि भाई जिसका फ्रैक्चर हुआ, अब फ्रैक्चर ना होके द इंजरी वॉज सो सीवियर और एक्सीडेंट वॉज सो सीवियर दैट इज कि उसका हाथ ही अब जो है इंप्यूट करना पड़ रहा है, काटना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। पार्शियल है लेकिन, क्योंकि एक हाथ गया है तो पार्शियल है। सो इन दिस वे दैट इज अब इस इंडिविजुअल का इसका हाथ इंप्यूट करना पड़ा, इसको हम परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में काउंट करेंगे। एंड अदरवाइज अगर सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे फ्रैक्चर है हाथ में और जो कि 4 हफ्ते बाद निकल जाएगा और वो काम कर पाएगा, तो वो टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी में आता है। तो इस केस में जहां पे टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी है, सो ही विल नॉट बी एबल टू वर्क एट एनी एम्प्लॉयमेंट मतलब जो पहले काम कर सकता था उन काम में से वो अब कोई एक पर्टिकुलर काम जो है वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, जैसे कि अगर वो ड्राइवर था तो वो ड्राइव नहीं कर पा रहा, लेकिन कंडक्टर की तरह वो साइड पे बैठा है अभी। ठीक है, दैट इज द सिचुएशन। और मे बी जो उसकी इंजरी है, अगर बिकॉज हाथ में प्लास्टर है तो उसको कोई क्लरिकल काम दे दिया, तो एनी में मतलब उसका ड्राइवर वाला काम चला गया, लेकिन बाकी काम वो कर सकता है, जो और चीजें उसकी कैपेसिटी में है वो कर सकता है उनको। लेकिन दूसरा है एवरी एम्प्लॉयमेंट। अगर हम परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी की बात करें तो एवरी एम्प्लॉयमेंट जो वॉज कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ इंजरी, जो पहले काम कर सकता था वो अब सारे ही वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो सारे काम वो नहीं कर पाएगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट। दैट इज यहाँ पे एनी का बस मतलब ये है कोई,
कि कोई काम नहीं कर पाएगा, या कोई एक काम या दो काम वो नहीं कर पा रहा, एंड यहाँ पे हम कहते हैं कोई और काम वो कर ही नहीं पा रहा अब, ठीक है, या किसी भी तरह के और काम वो नहीं ले पाएगा इन दैट पर्टिकुलर कैपेसिटी, जो जहाँ पर वो काम करता था या जहाँ पे जिस कैपेसिटी में वो काम करता है, जो उसकी कैपेबिलिटी थी वहाँ पे वो काम नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज हिज परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, ठीक है, उसकी वजह से। नाउ तीसरी चीज टोटल डिसेबिलिटी, जहां पर हमने बोला कि जैसे बेड रिडन हो गया, या फिर भाई अब दोनों ही हाथ नहीं रहे, या फिर सिमिलर काइंड ऑफ अ सिचुएशन कैन हैपन कि विजुअल्स नहीं है या हेयरिंग पॉसिबिलिटी, उसका विजन चला गया है, या फिर जो हेयरिंग कैपेसिटी है वो चली गई है, तो दैट इज टोटल डिसेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर सेंस। तो उसके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं जिसको सर्टिफाई जो है वो डॉक्टर्स के थ्रू सर्टिफाई करवाया जाता है, एंड देन यू हैव अ शेड्यूल विच डिफाइन ऑल दीज थिंग्स। सो इस करके बहुत ज़्यादा उसमें स्पेसिफिकेशंस में मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज की कॉन्सेप्ट पे भी हम फोकस करें। सो टोटल डिसेबिलिटी यहाँ पर आपके आ गई है, जहाँ जो कि टेम्प्रेरी एंड परमानेंट भी दोनों हो सकती हैं। टेम्प्रेरी दैट इज कि आपको बेड रिटन है फॉर द फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, एंड यहाँ पे परमानेंटली दैट इज यू विल नॉट बी एबल टू वर्क एनी मोर, ठीक है। सो इन दैट केस कि आपकी सारी जो ऑल वर्क्स हैं, जो भी ऑल कैपेसिटी थी ही वॉज अदरवाइज कैन डू, वो अब सारे के सारी वो पॉसिबिलिटी जो चली गई है वो अब ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो ये है आपकी टोटल डिसेबिलिटी। अब ये जो पार्शियल डिसेबिलिटी है, या टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी है, या परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी है, या टोटल डिसेबिलिटी है, ये सारे जो टर्म्स है इनको आगे कोड्स में जो हमारा इस एक्ट के अंदर शेड्यूल्स हैं उसमें डिफाइन करके या उनकी लिस्ट देकर वहाँ पर कैलकुलेशन की जाती है अब विद रिस्पेक्ट टू कंपनसेशन, कि कितना कंपनसेशन मिलेगा उसको शेड्यूल 4 जो है इस एक्ट का, वो इन्हीं सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पे उसे कैलकुलेट करता है। नाउ अब बात करते हैं इसमें जो इंजरी हुई है क्या वो वर्क रिलेटेड है या एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुई। इसको टेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला टेस्ट है, एक्ट में नहीं है, ये जनरल प्रिंसिपल्स में हमारा आता है। तो पहला टेस्ट हमारा रहता है कि भाई ही शुड बी इंगेज्ड इन द वर्क, इन दैट पर्टिकुलर वर्क। जो इंजरी हुई उस समय वो पर्टिकुलर वो एम्प्लॉय जो है वो पर्टिकुलर काम कर रहा होना चाहिए। जैसे कि ड्राइवर का एग्जांपल लेते हैं, हमारा कंटिन्यू करते हैं ड्राइवर वाले एग्जांपल से। अब ड्राइवर का काम था कि सुबह जो है वो वर्कर्स को ऑफिस ले आए और शाम को ऑफिस से उनके घर छोड़ दे, ये उसका काम है। अब इन बिटवीन जो पीरियड है उसमें वो उसके पास काम नहीं है, वो बैठा है ऑफिस परमाइसेस में ही बैठा है ना। उसको कॉल आता है उसके वाइफ का कि भाई हमें आपके पास टाइम है तो हम शॉपिंग पे निकल जाते हैं। तो वो सेम बस लेके निकल गया शॉपिंग के लिए। अब इन बिटवीन अनफॉर्चुनेटली उसका हो गया एक्सीडेंट। सो इस केस में अगर उसे इंजरी होती है तो एम्प्लॉयर इसके लिए लायबल नहीं होगा, बिकॉज वो अपने पर्सनल काम के लिए गया है, वो अपने पर्सनल काम के लिए गया है। लेकिन इसके उलट अगर वो वर्कर्स को लेके आने और वर्कर्स को छोड़ने की जो उसका वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उस ड्यूरेशन में उसकी किसी भी तरह का एक्सीडेंट की वजह से उसको इंजरी होती तो दैट वुड हैव कॉल फॉर कंपनसेशन। बट इस केस में नहीं, क्योंकि ये पर्सनल काम के लिए यहाँ पे गया है। शॉपिंग इज अ पर्सनल काम विच ही इज डूइंग ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, चाहे वो ऑफिस आवर्स ही है लेकिन पर्सनल काम के लिए गया, तो दैट देन ही विल नॉट बी गेटिंग द कंपनसेशन। एंड सेकंड इज द accident occurred at the place where he has performed his duty। ठीक है, मतलब एक्सीडेंट वहाँ हुआ जहाँ पर वो एक्चुअल में उसको वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपको मशीन ऑपरेट करने का काम दिया गया, तो मशीन ऑपरेट करते हुए वहीं पर आपकी इंजरी हुई है। बट ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकले लंच टाइम के लिए एंड वहाँ पर आपके ऊपर कहीं से कोई साइड से कोई रोड पे कोई व्हीकल जा रहा था एंड वहाँ पे आपको इंजरी हो गई। सो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड हियर, ठीक है। तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मिंग ऑफ हिज ड्यूटी, कि अपनी खुद के काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ पर वो कवर होंगी। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें एक हमारे दिमाग में एक बात आ सकती है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है, अगर नीचे वो जो है चुनाई का काम कर रहा था, दीवार जो है चुनने का काम कर रहा था, लेकिन ऊपर 12वें-13वें माले से फ्लोर से उसके ऊपर कोई ईंट गिर जाती है, तो वो उसका पर्टिकुलर काम नहीं था, लेकिन हाँ वो उसकी वर्क साइट है, उसकी वर्क साइट पे वो इंजरी हुई है, तो इस केस में उसे कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि भाई अपनी खुद की ड्यूटी परफॉर्म करते हुए उसका अगर एक्सीडेंट होता है तो ही विल बी गेटिंग द कंपनसेशन। एंड इसके बाद इंजरी मस्ट बी रिजल्टेड फ्रॉम सम रिस्क एसोसिएटेड विद हिज ड्यूटी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया
जैसे कि एस्बेस्टॉस का एग्जांपल मैंने दिया कि सीमेंट फैक्ट्री है तो वहाँ पे एक्सपोजर रहेगा। ऐसे अगर आप माइंस में काम कर रहे हैं, अंडर द ग्राउंड काम कर रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन वहाँ पे मीथेन की एक्सपोजर हो सकती है। ऐसे कई सारे और भी इश्यूज हो सकते हैं जो आपको लंग पर इम्पैक्ट करें, आपके विजन को, आपके आई साइट को इम्पैक्ट करें। मैंने वेल्डर का एग्जाम्पल दिया था, आई साइट को इम्पैक्ट करता है वो। तो दैट इज नेचर ऑफ वर्क से आपका ये एसोसिएट है। तो नेचर ऑफ वर्किंग कंडीशन जो है उनसे ये आपका एसोसिएट, ये इंजरी जो है एसोसिएट रहेगी, एक्सीडेंट जो है एसोसिएट रहेगा, तो आप कंपनसेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये 3 टेस्ट जो है वो देखे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि इमीडिएटली चाहे उसका इम्पैक्ट ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वो किसी तरह की डिजीज या किसी तरह की और एलिमेंट की फॉर्म में आ जाए, दिख जाए, तो वो भी आपका वर्क रिलेटेड इंजरी में ही कंसिडर किया जाएगा, एक्सीडेंट में ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये टेस्ट अप्लाई करने के बाद अगर हमें दिखेगा कि कंपनसेशन बनता है, तो उसके बाद से एक लास्ट चीज रह जाएगी जो एक्ट कहता है देखने के लिए, वो ये कि अगर एम्प्लॉई ESI से का मेंबर है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ वो जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने आपको पहले हमारी की कॉन्सेप्ट सीरीज में मैंने आपको करवाया था ESI एक्ट, जहां मैंने आपको बताया था कि वर्कर जो है उसका जो एम्प्लॉयर है हमेशा कोशिश करता है अपने वर्कर को ESI से रजिस्टर कर रखने की, उसका मेंबरशिप लेने की या उसको सब्सक्राइब करने की, ताकि कंपनसेशन के टाइम पर जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर से गया टुवर्ड द ESIC, वो कंपनसेशन, वो अमाउंट इन अ वे यूटिलाइज किया जा सके ऐसी सिचुएशन में जहां पे कंपनसेशन देना पड़ सकता है इंजरी और डेथ के लिए टू द वर्कर, ठीक है। बिकॉज एम्प्लॉयर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा वो। तो रिड्यूस दैट बर्डन और टू मिनिमाइज दैट बर्डन ESI जो है वहाँ पे काम आता है। तो अगर वर्कर को ESIC के साथ सब्सक्राइब करवाया गया है या वो मेंबर है उसका, तो इन दैट केस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू गिव द कंपनसेशन। हाँ, उसको रिपोर्ट जरूर करना है, ESI की सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवा के देनी है, ताकि ESI जो है उसे पार्शल डिसेबिलिटी के सिचुएशन में या परमानेंट डिसेबिलिटी की सिचुएशन में या डेथ की सिचुएशन में कंपनसेशन जो है वो दे सके, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच वी अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू कंपनसेशन। इसके बाद बात करते हैं अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द कंपनसेशन। अब कैलकुलेशन में आएंगे तो 2 सिनेरियोज हैं। एक तो है जहां पे एम्प्लॉय की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, तो जहां पर डेथ हुई है वहां पर कंपनसेशन का कैलकुलेशन कैसे, ये देख लेते हैं। नाउ सबसे पहली बात, जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमें 2 फैक्टर इसमें खास ध्यान रखने पड़ते हैं। एक तो द एज ऑफ द वर्कर की एज, और दूसरा रेलिवेंट फैक्टर। ये रेलिवेंट फैक्टर जो है वो शेड्यूल 4 में दिया गया है ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंपनसेशन एक्ट का शेड्यूल 4 है, उसमें एक रेलिवेंट फैक्टर, एक नंबर वहां पे लिखा होता है, एक टेबल है वहां पर, उसमें एक नंबर होगा जो आप एज के साथ कॉरस्पॉन्डेंसली देखेंगे कि भाई अगर 18 ईयर्स की एज है तो इतना फैक्टर बनता है, अगर 24 ईयर्स की एज है तो इतना फैक्टर बनता है, अगर 50 ईयर्स की एज है तो इतना फैक्टर नंबर बनता है। अभी फैक्टर नंबर हमें कैलकुलेशन में काम आएगा कैसे। नाउ अब देखेंगे कैसे कैलकुलेशन की जाएगी। सिंपल आइडिया रखेंगे, सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो आपको एग्जाम में चाहिए उतना। सो 50% ऑफ वेजेस, आपकी जितनी भी कमाई है, वेजेस है मंथली बेसिस पे, जितना आप अर्न कर रहे थे उस एम्प्लॉयर के साथ, अगर आपके मंथली कंपनसेशन 10,000 रुपये बनती है तो उसका 50% कैलकुलेट किया जाएगा। तो मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस आपके 5,000 रुपये की जो है वो अमाउंट बन जाएगी। तो फिर अब 5,000 को इनटू किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा विद द रेलिवेंट फैक्टर। तो वहां पे जितना भी रेलिवेंट फैक्टर लिखा होगा, भाई 245, 200 या 335, 200, 375, ऐसा कुछ भी अमाउंट जो लिखा होगा उससे अमाउंट को इनटू किया जाएगा, एंड दैट विल बी द कंपनसेशन अमाउंट विच विल बी पेड। जैसे मैंने आपको बताया, फैक्टर जो रेलिवेंट फैक्टर है वो एज के कॉरस्पॉन्डेंस में भी रहता है, तो दोनों चीज़ देखी जाती है, पहले एज और उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डेंटली जो रेलिवेंट फैक्टर लिखा होगा उसको देखकर फिर जो 50% ऑफ वेजेस बनेंगे उससे इनटू किया जाएगा, ठीक है। अब ये बात आपको अगर क्लियर हो गई है तो एक और बात बता दूं इसमें कि 2009 में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है जहां पे मैक्सिमम जो कंपनसेशन का अमाउंट रखा गया है वो है 1,20,000। 1,20,000। नाउ ये मिनिमम फिक्स है, ठीक है। अगर डेथ की सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये मिनिमम अमाउंट है, 1,20,000 विल बी द मिनिमम अमाउंट एज पर द अमेंडमेंट ऑफ 2009 दैट विल बी पेड टू द एम्प्लॉई इन द सिचुएशन ऑफ डेथ, ठीक है। डेथ की सिचुएशन में
मिनिमम जो है 1,20,000 पे करना है। इसके ऊपर की जो कैलकुलेशन अगर बनती है, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया 50% ऑफ वेजेस इनटू द रेलिवेंट फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द एज, ये फॉर्मूला लगा के अगर इससे ऊपर ही कंपनसेशन बनती है तो ऊपर वाली दी जाएगी, फिर 120 नहीं, फिर ऊपर अगर 1.5 लाख बन रही है, 2 लाख बन रही है, 2.5 लाख बन रही है तो वो कंपनसेशन दी जाएगी। हाँ, मिनिमम जो है वो 1,20,000 रहेगी। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन हमने की और हमारे पास अमाउंट जो है 75,000 80,000 ऐसे कुछ आ रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो ही विल बी पेड 1,20,000। क्लियर हो गया। अब इसमें एक और चेंज है वो बता देता हूँ। इसमें बिकॉज हमने अपडेटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है, तो इसमें एक अपडेट है 2020 जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, जिस नोटिफिकेशन में जनवरी 2020 गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो मैक्सिमम कैलकुलेशन अमाउंट के लिए वेजेस का क्राइटेरिया है उसको इंक्रीज करते हुए अब इसको 15,000 कर दिया। मैं समझाता हूं क्या है ये। तो मतलब अगर आपकी जो वेजेस की कैलकुलेशन करेंगे, जिसका हमने 50% किया, जैसे यहाँ पे 10,000 की सैलरी थी वेजेस से, तो उसका 50% हमने किया और 5,000 आ गया। लेकिन अब सिचुएशन ये भी हो सकती है कि वो जो एम्प्लॉई है वो हो सकता है वो 20,000 रुपये कमा रहा हो वेजेस की फॉर्म में। इसका 50% करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा वो 10,000 आ जाएगा। एंड देन वी विल बी मल्टीप्लाइंग दिस विद द रेलिवेंट फैक्टर विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द एज ऑफ द वर्कर। ठीक है, तो इसके बाद जो अमाउंट बनेगा दैट विल बी द कंपनसेशन अमाउंट। ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन नाउ। बट द आइडिया हेयर इज कि गवर्नमेंट ने ये 20,000 नहीं लिया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे मैक्सिमम जो लिमिट है वो 15,000 की ली है फॉर द पर्पज ऑफ दिस कैलकुलेशन। ठीक है, बिकॉज एम्प्लॉयर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े इस करके एक हायर लिमिट सेट की गई है। तो मतलब कोई 40,000 भी कमा रहा हो तो भी मैक्सिमम जो है वो 15,000 ही कैलकुलेट किया जाएगा, और ऐसे ही अगर 20,000 भी कमा रहा हो तो 15,000 ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो द कैलकुलेशन विल बी ऑन 15,000। अब 15,000 का आप 50% निकालेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 7,500 एंड देन दिस विल बी इंटूड विद द रेलिवेंट फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू एज। ठीक है जी, तो ये है चेंज जो गवर्नमेंट ने लेके आया। इससे पहले ये लिमिट जो है 8,000 की हुआ करती थी, इसको चेंज किया है सीइंग द इकोनॉमिक सिचुएशन, इसको अब चेंज किया गया है। नाउ दिस लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 15,000। ठीक है, तो 15,000 will be the upper limit for the calculation of the compensation both in case of death and in case of your partial disability also। ठीक है, तो दोनों के सिचुएशन में यही अमाउंट रहेगा। तो अभी हमने डेथ की सिचुएशन में डिस्कस किया, जिसमें हमने बोला कि मिनिमम जो कंपनसेशन है डेथ अगर हो जाती है एम्प्लॉय की एट द वर्क प्लेस और रिलेटेड विद द वर्क, देन 1,20,000 मिनिमम है। बाकी अगर इससे ऊपर की अमाउंट बनती है विद रिस्पेक्ट टू द कैलकुलेशन जो अभी हमने देखा 50% ऑफ द वेजेस इनटू द रेलिवेंट फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द एज, तो जो उतना बनेगा वो दिया जाएगा ना। इसके बाद बात करते हैं डिसेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है, पहले डेथ की बात हो गई, अब परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। सो अगर किसी भी तरह से वो परमानेंटली अपनी जो बॉडी की कैपेसिटी है, जो अर्निंग कैपेसिटी है उसकी चली गई है, बिकॉज उसकी बॉडी जो है डिसेबल्ड है और वो परमानेंटली है। ठीक है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है। इन दिस सिचुएशन द कैलकुलेशन विल बी 60% ऑफ द मंथली वेजेस, 60% ऑफ द मंथली वेजेस। और वो जो 15,000 वाला मैंने क्राइटेरिया बताया वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, सो मैक्सिमम जो है आप वेजेस की कैलकुलेशन के लिए 15,000 ले सकते हैं। अदरवाइज अगर इससे कम है तो जितना भी अमाउंट बनता है, अगर 10,000 है तो उसका आप 60% निकालेंगे। अगर 15,000 अगर 20,000 है तो आप 15,000 के हिसाब से ही 60% करेंगे इन दिस पर्टिकुलर केस। नाउ इसके बाद आते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेम पार्ट दैट इज रेलिवेंट फैक्टर। जो भी इस रेलिवेंट फैक्टर होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू एज, तो वो यहाँ पे उसे कैलकुलेट किया जाएगा जो कि शेड्यूल 4 में दिया होगा अगेन। ठीक है, तो शेड्यूल 4 में रेलिवेंट फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू एज दिया जाता है, जिसको हम इनटू करते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में विद 60% ऑफ द मंथली वेजेस। और 60% ऑफ मंथली वेजेस के लिए हमने कैलकुलेशन क्या देखा था कि जो मैक्सिमम अमाउंट है वो
15,000 का रहेगा मंथली वेजेस के लिए। जो मंथली वेजेस की कंसिडरेशन होगी, जो आप कंसिडर करोगे फॉर दिस कैलकुलेशन, वो मैक्सिमम 15,000 है, और इससे कम है तो जो भी अमाउंट बनेगा अकॉर्डिंगली इट विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो 10,000 है तो हम 10,000 का 60% लेंगे फॉर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के लिए, तो 60% का 6,000 बन जाएगा। 6,000 को हम रेलिवेंट फैक्टर से इंटू करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू द एज इटसेल्फ, एंड जो भी हमारे पास आंसर आएगा कैलकुलेशन का, दैट विल बी द कंपनसेशन अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर भी जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी 1,20,000 ही रहेगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के सिचुएशन में। तो ये आपको अगर ईपीएफओ में क्वेश्चन आएगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो आपको ये नंबर्स जो है 60% फॉर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, 50% फॉर इन केस ऑफ डेथ, ये सारी टर्म्स, एंड जो रिसेंट चेंजेस है जैसे 15,000 की वेजेस की लिमिट, 1,20,000 का मैक्सिमम मिनिमम कंपनसेशन विद रिस्पेक्ट टू डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की, तो उस दोनों ही चीज़ें जो हैं ये नंबर्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं, बिकॉज ये न्यूज़ में है, रिसेंट अपडेट्स हैं, रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं, तो आपको एग्जाम में भी पूछी जा सकती है ना। आगे चलेंगे इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये कंपनसेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है, दैट इज किसके थ्रू मिलेगी। तो इसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, दैट इज कमिश्नर। ठीक है, एवरी स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ कमिश्नर। जैसे मैंने पहले ही बोला कि कई सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक इंडिविजुअल को, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, एक लेबर मिनिस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति को या फिर अदरवाइज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जहाँ पे वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी हो सकता है, जहाँ पे वो कई सारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा हो, तो उसी को आप जो है एज अ कमिश्नर भी यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट। नाउ अब इस कमिश्नर का काम क्या होगा, क्योंकि इस एक्ट में बोला गया है कि एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर डायरेक्टली कंपनसेशन नहीं देगा। ठीक है, डायरेक्टली कंपनसेशन मना किया गया है। क्यों? बिकॉज पता नहीं कितना किस बेसिस पे, किस कैलकुलेशन के बेसिस पे, या कितना अमाउंट वो कंपनसेशन में दे रहा है, पूरा दे रहा है नहीं दे रहा, ऑन टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये क्लैरिटी नहीं है। तो टू इंश्योर द राइट ऑफ द वर्कर, इस एक्ट ने एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट ने प्रोविजन रखा कि पेमेंट ऑफ कंपनसेशन विल बी थ्रू द कमिश्नर ओनली। ठीक है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो कमिश्नर के थ्रू ही पैसा देना। अब ये पैसा दिया कैसे जाएगा? नाउ जो भी अमाउंट बनेगा कैलकुलेशन के बाद, वो जो एम्प्लॉयर है वो रिपोर्ट कर देगा टू द कमिश्नर, एंड कमिश्नर भी कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेंगे कि भाई इतना कंपनसेशन बनता है। वो जो अप्रूव करेंगे तो एम्प्लॉयर जो है कमिश्नर के थ्रू मतलब ही मे डिपॉजिट इनटू अकाउंट एंड देन द चेक विल बी इशूड बाय द कमिश्नर इटसेल्फ। तो वो चेक जो है बनाया जाएगा, वो अमाउंट जो है रिलीज किया जाएगा बाय द कमिश्नर इटसेल्फ। तो वहां से फिर वर्कर को पैसा मिलेगा, ताकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी रह सके और ये भी इंश्योर किया जा सके कि एम्प्लॉई को टाइमली पेमेंट जो है मिल चुकी है। सो ये लमसम अमाउंट भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू कंपनसेशन इटसेल्फ, एंड बट दो बातें खास है, दैट इज कि जाएगा तो कमिश्नर के थ्रू ही, एंड दूसरा इफ देयर इज एनी लमसम अमाउंट दैट इज ओन अगेन थ्रू द कमिश्नर ओनली, एंड डायरेक्ट पेमेंट टू द वर्कर इज नॉट अलाउड। ठीक है, वर्कमैन को डायरेक्टली पे करना इज नॉट अलाउड, दैट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज, उसको माना भी नहीं जाएगा कि आपने कंपनसेशन दे दिया ना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट पार्ट, दैट इज रिपोर्ट ऑफ द फेटल एक्सीडेंट। ठीक है, तो ऐसे सारे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एम्प्लॉयर की होगी, उससे रिपोर्ट करना पड़ेगा। जहां पर भी 3 दिन से ज़्यादा की इंजरी, 3 दिन से ज़्यादा की पार्शियल डिसेबिलिटी हुई है, या इवन अगर 3 दिन से ज़्यादा पार्शियल डिसेबिलिटी भी होती है तो भी रिपोर्ट करनी है। परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ के केसेस में डेफिनेटली रिपोर्ट करना ही है। सो ये सारी रिपोर्ट जो है वो आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अकॉर्डिंगली सबमिट करेंगे, इन दिस केस स्टेट गवर्नमेंट को आप सबमिट करेंगे, और ये 7 दिन के अंदर अंदर आपको करना है। ठीक है, तो ये है मेन प्रोविजन, मेन की कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट। नाउ इन सारे की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, बिकॉज आपका एग्जाम बहुत पास आ चुका है, अब आपके पास बहुत ही मिनिमम टाइम हो चुका है जो आप लगा सकते हो फॉर गिविंग बूस्ट टू योर प्रिपरेशन। एंड इस सारी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए हमने अलग अलग कोर्सेज ऑलरेडी बनाए हुए हैं, सो यू कैन एनरोल अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। आप क्रैश कोर्स में जा सकते हो अगर अभी शुरू करने वाले हो। अगर ऑलरेडी जीएस की तैयारी हो चुकी है तो आप डायरेक्टली इंडस्ट्रियल लेबर लॉ एंड अकाउंटिंग के कोर्स में आ सकते हो, जो कि मैं करवा रहा हूँ।
इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी आई विल बी कवरिंग हेयर, एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉ ऑलरेडी इसमें हो चुका है, सोशल सिक्योरिटी बहुत जल्दी इसमें लाइव शुरू होगा. सो यू कैन गो फॉर दिस स्पेसिफिक कोर्स. इंडस्ट्रियल लेबर लॉ एंड अकाउंटिंग का पूरा कोर्स अलग से है, बिकॉज हम जानते हैं कि आप जीएस की तैयारी ऑलरेडी चाहे यूपीएससी के लिए कर रहे हो, सीएस स्टेट सर्विसेज के लिए कर रहे हो, एसएससी बैंकिंग के लिए कर रहे हो, तो जीएस आपने काफ़ी हद तक कवर अप किया होगा. तो इसको समझते हुए आपको स्पेसिफिकली, बिकॉज टाइम अब कम रह गया एग्जाम के लिए, तो स्पेसिफिकली आपको ये मॉड्यूल दे रहे हैं ताकि आप इसको कवर अप करके अपनी तैयारी को होलिस्टिक बना सकें, क्योंकि इस कंपोनेंट से, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ और अकाउंटिंग से कई क्वेश्चन आएंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एज दे देंगे. बिकॉज जीएस तो सबने किया है, ये वो कंपोनेंट है जो बहुत कम स्टूडेंट्स ने कवर अप किए हैं पहले, तो आपको एक एज मिल जाएगा अगर आप ये पूरा मॉड्यूल कर लेते हैं. दोनों ही कोर्सेज के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और तीसरी बात, अगर अभी भी आपका जीएस में आपको एक सपोर्ट चाहिए, मतलब जीएस आपका कवर नहीं है, आप इलेबरेटली कवर अप करना चाहते हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि हम आपको सी सेट भी करवाएं, आपको जीएस के सभी सब्जेक्ट्स भी कराएं, जनरल स्टडीज़ के सभी सब्जेक्ट्स कराएं, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, अकाउंटिंग सब कुछ ही करवा दें, तो हमारा फुल कोर्स भी है, तो यू कैन अकॉर्डिंगली इनरोल. ठीक है, दैट इज अप टू यू. नाउ चॉइस इज योर्स, एंड टाइम इज एक्चुअली वेरी वेरी लेस नाउ, सो यू शुड फोकस ऑन द एंड प्रायोरिटाइज ऑल योर कंपोनेंट्स जो आपको पहले करने की रिक्वायरमेंट है. अगर आप मुझसे किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी, सो मैं आपको अपना मेल आईडी भी दे रहा हूँ, सो यू कैन डायरेक्टली मेल मी ऑल्सो. ठीक है, दैट इज wisdom.deepak@gmail.com. सो wisdom.deepak@gmail.com पे आप मुझे व्हाट्सएप, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. और ये स्पेसिफिकली एकेडमिक क्वेरीज के लिए, एडमिन क्वेरीज के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स है, हमारी पूरी टीम है एडमिन की, तो एडमिन वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और टिकर में भी चल रहे होंगे. सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ अ गाइडेंस. दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. वी विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो on the upcoming week. This is all from my side. This is Deepak Thakur signing off for today. We'll see you next time. Thank you so much.